बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जिस तरह के पिछले प्रीवियस लेक्चर से हमारी डिस्कशन चल रही है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें से जो फर्दर टेक्निक्स हैं जो हम उनको यूज़ करते हैं उस पे। तो आज की क्लास में हमारी लास्ट ग्रुप की डिस्कशन होगी, ठीक है। और हम देखेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है। उनका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि कौन सी टेक्निक किस जगह पे आप यूज़ कर सकेंगे, किस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस टेक्निक हर टेक्निक के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। हम लोगों ने पहले जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में ट्रेडिशनल टेक्निक्स में भी देखा था, कोलैबोरेटिव टेक्निक्स में भी देखा था, और आज हम देखेंगे मॉडल बेस्ड टेक्निक्स, ठीक है। तो मॉडल बेस्ड टेक्निक्स का जो ग्रुप है हमारे पास, इसमें बेसिकली तीन मेजर एलिसिटेशंस की टेक्निक है। द फर्स्ट वन इज गोल बेस्ड, द सेकंड वन इज सिनेरियो बेस्ड, एंड देन द थर्ड वन इज यूज केस। हम लोग गोल बेस्ड टेक्निक को गोल ओरिएंटेड एलिसिटेशंस भी कह सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट की जो आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उसकी गोल ओरिएंटेड एलिसिटेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट सबसे पहले कि हमारे पास जो गोल ओरिएंटेड ओरिएंटेशन मतलब जो गोल बेस्ड एलिसिटेशन टेक्निक है वो हमारे पास क्या होती है। बेसिकली ये कंसर्न होती है यूज़ ऑफ गोल्स। आपको गोल्स का मैंने आपको पहले बताया है कि मतलब गोल्स में हम क्या करते हैं कि हमारी ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कंसर्न होती है इसके साथ यूज़ ऑफ गोल्स में, ठीक है। गोल्स होते हैं ये कैप्चर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम के, मतलब जो आप एक सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये मतलब जो आपके पास एक करंट सिस्टम है अगर आपने उसमें अपग्रेडेशन करनी है, आपका सॉफ्टवेयर क्यों कोई भी न्यूली मतलब आप नहीं डेवलप करने जा रहे बल्कि एग्जिस्टिंग में आप क्या करने जा रहे हैं, कोई ना कोई अमेंडमेंट करने जा रहे हैं या उसको अपडेट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई इसके गोल क्या होंगे कि आपने सिस्टम जो करंट सिस्टम है उसको एनालाइज करना है, ठीक है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि मतलब किस इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के साथ साथ आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ठीक है। कि जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ ऑप्शंस क्या हैं सोल्यूशन के जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे पास एक और चीज़ आती है गोल ओरिएंटेड में, वो ये है कि गोल्स आइडेंटिफाई टू एड्रेस प्रॉब्लम एंड मीट द अपॉर्चुनिटीज़ के हम ये भी कह सकते हैं अगर हम इसको सम अप करें वन लाइन में, जो गोल होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, एड्रेस टू प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाते हैं। अब जो नेक्स्ट माइंड में चीज़ है एक वो ये है कि भाई हम गोल्स को क्यों एलिसिटेशन टेक्निक में मतलब यूज़ करते हैं। बेसिकली जैसे हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है तो माइंड में ये चीज़ आती है ना कि अभी गोल्स ओरिएंटेड एलिसिटेशन किस तरह एलिसिटेशन की एक टेक्निक हो सकती है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की। तो वाई गोल्स, वाई वो स्टडी गोल ओरिएंटेड एलिसिटेशन। तो इसमें 4 हमारे पास मेजर चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट वन कि जो गोल्स होते हैं अगर आप उनको मतलब सही से डिस्क्राइब करके अचीव कर लेते हैं, ठीक है, राइट अप कर लेते हैं उनका, तो आपके पास इस चीज़ की मेक श्योर हो जाती है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है। सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रैशनल है। थर्ड आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रक्चर्ड है। एंड देन द लास्ट वन एंड द फोर्थ वन इज जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी ट्रेसेबिलिटी की जा सकती है। तो जो गोल्स हैं वो आपके पास बेसिकली इन 4 पैरामीटर्स को क्या कहते हैं फुलफिल करते हैं, जो कि हमारी एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि हम देखते हैं कि मतलब गोल की जो अप्रोच है ये मतलब किस चीज़ से लिंक है या इसमें क्या चीज़ आती है। तो अगर इसको वैसे देखा जाए तो ये फोकस कर रही होती है कि आपके पास जो सिस्टम है आप वो सिस्टम को क्यों कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, वाई सिस्टम्स आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। एक तो इसमें ये है कि ये उस पर फोकस करता है। सेकंड ये चीज़ को एक्सप्रेस करता है कि वाई एज अ सेट ऑफ स्टेक होल्डर गोल्स के मतलब जो आपके पास स्टेक होल्डर्स हैं उनके मतलब गोल्स क्या हैं, सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स के जो गोल्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है वाई के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ गोल्स के अप्रोचेस को अगर देखा जाए तो हम लोग सिंपल इसको डिवाइड करते हैं फर्दर 2 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज गोल एनालिसिस एंड देन द सेकंड वन इज गोल एवेल्युएशन। अब गोल एनालिसिस में क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एंड क्लासिफाइड करते हैं गोल्स को, कि मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, जितने भी गोल्स थे जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हुए हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट किया, फिर आपने उनको ऑर्गेनाइज किया और उसके साथ साथ आपने उन्हीं गोल्स को क्लासीफाई किया। ये आपने किस में किया, गोल एनालिसिस में। और गोल एवेल्युएशन में हम क्या करेंगे,
हम डिफाइन करेंगे, एलेबोरेट करेंगे एंड ऑपरेशनलाइज करेंगे इन गोल्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास एवेल्यूएशन में होगा। अब देखें, जो अगर ये गोल एनालिसिस और गोल एवेल्यूएशन की बात करें तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये हम लोग रिक्वायरमेंट पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट की टेक्निक है। तो इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट की एक हायरार्की है वो सेट हो जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती हैं। तो इनडायरेक्टली आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को ही डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि मतलब ये जो हमारे पास गोल ओरिएंटेड एलिसिटेशन टेक्निक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस इसके मेजर दो हैं। सबसे पहला ये है कि हमें पता चल जाता है कि जो आप इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं उसका रीजंस क्या है। रीजनेबली एन इनिशिएटिव होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो गोल्स हैं जब आप उनको क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है, गोल ओरिएंटेशन गोल एलिसिटेशन टेक्निक में, तो बेटा ये जो आपके पास कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है ना, एक ही उसको सॉल्व करता है। मतलब कि आपको एक ये डिक्लेरेशन करता है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होती है आपके कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की, ठीक है। रिजॉल्व करता है जितने भी आपके रिक्वायरमेंट के कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी ये क्या कर देता है, रिजॉल्व कर देता है, जो गोल्स ओरिएंटेड टेक्निक है। और जब अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो इसकी चीज़ है वो यही है कि हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है गोल्स की एवेल्युएशन करना, कि मतलब ये गोल्स जो हैं ये रियलिस्टिक भी हैं, ये नीड्स भी हैं। मतलब जैसे हमने बात की कि रीजनेबल इनिशिएटिव्स होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसके पीछे रीजंस जो उसका होता है उसको एवेल्युएट करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। उसके साथ साथ ये होता है कि हमें जो गोल्स की हायरार्की है फॉर एवर, आप मतलब जो होती है उसकी कैन नॉट रिग्रेस फॉर एवर द गोल हायरार्की, कि हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। टिप्स में क्या होता है जी, मैं आपको इसमें एक ये पॉइंट मैंने खुद ऐड किया है कि जो गोल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है इस स्टेज पे। तो उसके लिए बेटा आप ये है कि जितनी भी आपके अब रिक्वायरमेंट्स से तो आप फेमिलियर हैं ही ना, कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं, हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो गोल के लिए जो मुझे लगता है राइट अप करते हुए वो एक टिप ये है कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, आप उनको एसोसिएट करें विद ईच गोल, ठीक है। रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर स्टेक होल्डर की जो मतलब रिक्वायरमेंट है उनको आप एसोसिएट कर दें एक हर गोल के साथ, कि मतलब जो आपकी हर रिक्वायरमेंट है वो किसी न किसी गोल के साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ये भी इसमें एक चीज़ है जो मुझे लगता है, एक तो ये होगा कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप एसोसिएट करें हर गोल के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेक होल्डर के किस गोल्स के साथ अटैचमेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक क्लियर व्यू पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको कन्फ्लिक्ट्स का पता चल जाएगा सिंपल इसी एक पॉइंट से, ठीक है। उसके साथ जो सेकंड टिप है बेटा मेरा वो ये है कि आप जितने भी यूज सिनेरियोज हैं उनको एक्सप्लोर करें, कि मतलब आप सिनेरियोज को एक्सप्लोर करें अपने प्रोजेक्ट में रहते हुए ही, कि मतलब किस तरह आप गोल्स को मतलब अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उनकी एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन करें कि मतलब वो आपको हेल्प करे कि किस तरह आप इन गोल्स को अचीव कर जाएंगे। तो ये बेसिक जो दो टिप्स थे, मतलब जब आप गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं या जब हमें राइट अप करना होता है, तो आई थिंक सो अगर आप ये करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक एक क्लियर जो इमेज है वो मिल जाती है, ठीक है। सो अगर रिवाइज करें तो हमने लेक्चर में देखा कि हमने अभी तक अपनी गोल ओरिएंटेड एलिसिटेशन देखी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये होती क्या है, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट के साथ क्या कंसर्न है, मतलब कि हम लोग गोल ओरिएंटेड एलिसिटेशन जो है इसको रिक्वायरमेंट में ये टेक्निक किस तरह हेल्पफुल होती है वो हमने देखा। उसके साथ साथ हमने इसकी अप्रोच देखी, फिर हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कुछ टिप थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, हमारे पास जो सेकंड आ रहा है इसमें वो है सिनेरियोज। सिनेरियोज हमारे पास बेटा सिंपल सी बात है कि जो भी आपके पॉसिबल बिहेवियर होता है लिमिटेड टू अ सेट ऑफ पर्पसफुल इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस अमंग द सेवरल एजेंट्स और एक्टर्स, के जितने भी आपके पास एक्टर्स हैं वो जो जो ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसका जो एक सेट है, मतलब बिहेवियर लिमिटेड सेट है, वो आपके पास क्या होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इस सेंस में कि आपके जो सिनेरियोज हैं वो कंसर्न हो आपके रिक्वायर्ड बिहेवियर से, और नेगेटिव इस सेंस में कि आपके वो जितनी भी इंटरेक्शन है वो अनडिज़ायरेबल हैं, जो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के साथ। तो सिनेरियो दोनों चीज़ों में हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। इसके साथ साथ हम पास जो सिनेरियोज आते हैं इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी इंडक्टिव डिस्क्राइब करंट सिस्टम
और ऑपरेटिव मतलब हाउ इट शुड बी, कि आपको जो सिनेरियोस होते हैं ये इसमें भी हेल्प करते हैं कि बताते हैं कि जो आपका करंट सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करें, और आगे से ये भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि इसको किस तरह का होना चाहिए था, मतलब इसका एनालिसिस करके भी बता सकते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारे पास सिनेरियोस हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सिनेरियोस के एडवांटेजेस में सबसे पहली बात आती है, बहुत ईजी है, वो ये कि वेरी नेचुरल, कि आप इसको बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली हम इसको क्या करते हैं, राइटअप करते हैं और वेरी नेचुरल वे में हम लिखते हैं। सपोज अगर इसके हम एग्जांपल ले लें लाइक दैट, आपको ये कहा जाए कि मतलब आपने एक सपोज आई एम गोइंग टू एडमिट इन हॉस्पिटल, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग माय एडमिशन, ये मैंने एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया जिसको आपने सिनेरियो में कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो आप इसका एक टिपिकल सा आंसर क्या देंगे, ठीक है। ये आप मुझे बाद में क्लास के बाद आप मुझे इसका लिख के बताइएगा कि आपको मैंने सिंपल सी एक ये दिया कि सपोज आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू एडमिट इन अ हॉस्पिटल, व्हाट हैपन ड्यूरिंग माय एडमिशन। तो आपने बच्चे मुझे इसका एक वो टिपिकल सा आंसर देना है कि मेरे साथ क्या होगा, कि मैं हॉस्टल में किस तरह जाके इंटरेक्ट करूँगी, ठीक है। नेचुरल एक पैराग्राफ की फॉर्म में ना आपने इसको लिख के बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी मतलब चलिए आप इसको एक दफ़ा कर लें प्रैक्टिस, फिर मैं आप लोगों की देखूंगी कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस किया आपने। सिंपल सिनेरियो वाइज में इसको लिख के बताना है, ठीक है। तो एडवांटेज इसका ये है कि भाई बहुत नेचुरल लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं, ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली हम लोग इसको कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो उसमें यह है कि हमारे पास स्ट्रक्चर एक डिफाइन नहीं होता सिनेरियो को लिखने का, कोई भी आपके पास एक टेम्पलेट नहीं है, ठीक है। एक आप स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि आपके पास कोई भी ऐसा हम क्या कह लें कि हायर लेवल व्यू नहीं होता, ठीक है, हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। आपने इसको अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखना है। तो देखिएगा ये आपकी क्लास में ही जब डिफरेंट स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द क्लास ये एक्टिविटी करेंगे, तो हर एक का एक अपना वे होगा, मतलब राइटिंग का उसको आगे से लिखने का, ठीक है। तो इसका भी ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होता कि हम फिर बाद में उसको क्या करें, मार्क कर सकें, ठीक है। ये हमारे पास सिनेरियो था। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं यूज़ केस। यूज़ केस आप लोगों ने ऐसे में पढ़े हुए हैं, हमारी पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन चूंकि हमारी ये आज की उसमें था तो हम इसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे। यूज़ केस क्या होता है बेटा, आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन होती है जो आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो जिसके परफॉर्मेंस के एंड रिजल्ट में आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, ठीक है, या कोई ना कोई आपको एक पॉसिबल जो आपकी आउटपुट होती है वो मिलती है, ठीक है। और ये मोस्टली टिपिकल इन नेचुरल लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम लोग अगर देखें हमारे इसमें यूज़ केसेस में, तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा मैंने स्लाइड्स में मेंशन भी किया कि डिटेल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इंटरेक्शन विद द सिस्टम एंड देन हेल्प इन ड्राइंग सिस्टम बाउंड्री एंड स्कोपिंग द रिक्वायरमेंट, कि आपको हेल्प मिल जाती है कि किस तरह आपने मतलब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपनी सिस्टम की बाउंड्री को, ठीक है, और देख लेते हैं स्कोपिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसके साथ जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि यूज़ केस डू नॉट कैप्चर डोमेन नॉलेज, कि आपकी डोमेन नॉलेज का इसके साथ कोई भी मतलब ये हेल्प आउट नहीं करते आपको अपने डोमेन नॉलेज को कैप्चर करने के, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज यूज़ केस विद द प्रिसाइज स्पेसिफिकेशंस, कि आप यूज़ केसेस को प्रिसाइज स्पेसिफिकेशंस के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। ये आपके पास एक क्या कहते हैं सेपरेट चीज़ है, जो कि सिंपल आपका सिस्टम जो परफॉर्म कर रहा होता है बिहेवियर उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास ये 3 टेक्निक्स थी हमारे पास आ रही थी। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो ये है कि स्टोरी बोर्डिंग, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। प्रोटोटाइपिंग था, यूज़ केस था, सिनेरियो था, इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि अभी आपने मुझे सिनेरियो का भी लिख के बताना है, ठीक है, क्लास के एंड में आपने अपनी नोटबुक के ऊपर। एंड सेकेंड वन आपने मुझे इसका भी बताना है कि आपके पास स्टोरी बोर्ड, प्रोटोटाइपिंग, यूज़ केस और सिनेरियो में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो आपके पास 4 टर्म्स हैं इनको हमने स्टडी कर लिया हुआ है, इसका आपने डिफरेंस बताना है ताकि आपको क्लियर इसकी एक इमेज, एक पिक्चर माइंड में आ जाए कि स्टोरी बोर्डिंग क्या है हमारे पास, प्रोटोटाइपिंग क्या है, ठीक है, यूज़ केसेस क्या होते हैं और सिनेरियोज क्या होते हैं, ठीक है, आपके पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट इसके साथ साथ आपने बेटा ये भी रीड करना है कि व्हाट इज़ कन्वर्जेशन एनालिसिस हमारे पास क्या है। ये बेसिकली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स उससे रिलेटेड है। आप सिंपल इस क्वेश्चंस को क्या कहते हैं गूगल करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि हम आज ही की क्लास में इसको क्या करेंगे एंड पे डिस्कस कर लेंगे कि जो 3 अभी पॉइंट्स हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक हो गया।
तो हमारे पास यहाँ तक जो एक रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस का हमने स्टार्ट किया हुआ था वो कंप्लीट हो गया 3 क्लासेस के बाद कि हमारे पास कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं और उन ग्रुप में कौन कौन सी टेक्निक है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट, बेटा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन में आप जितनी भी एलिसिटेशंस की टेक्निक्स हैं सबको यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा होगा आपके सिनेरियो पे कि आपने एलिसिटेशन की कौन सी टेक्निक्स अपनी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में यूज़ करनी है, ठीक हो गया। जब हम प्रैक्टिस भी करेंगे, आप लोगों की एसआरएस भी बनाएंगे तो उसमें भी होगा कि आप लोग 2 या 3 एलिसिटेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, हर एक टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई एंड ऑफ लेक्चर कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस हैं इसके कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो हमें इस फेस पे फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ सोशल प्रोसेस, ठीक है। अब जी सोशल प्रोसेस में ये क्या है कि हमें अच्छी तरह पता है कि यूज़र रिक्वायरमेंट इज़ मोर एन आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द रिक्वायरमेंट इंजीनियर rather than the some pre-existing concept in the user minds। क्या आपके पास बेटा इसमें अगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखा जाए तो इसमें उसने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल बताई है। सोशल प्रोसेस इसलिए हम कह सकते हैं कि आपने अपने कस्टमर के साथ या अपने एंड यूज़र के साथ जाके इंटरेक्ट करना होता है, ठीक है। तो उसमें जब एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे होते उसकी बात को, आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं लग रही होती, ठीक है। और जो आपका कस्टमर है या जो आपका यूज़र है उसके माइंड में कोई सच एज प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्ट नहीं होता यूज़र के माइंड में कि उसने क्या बताना है, और समटाइम उसको क्लियर भी नहीं होता कि उसने क्या डेवलप करने जाना है, ठीक है। आपके इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस हो सकता है, आपके नॉलेज का एक्सपर्टीज़ का इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो सोशल प्रोसेस है चूँकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं। जिस तरह अब आपसे अगर ये कहा जाए कि एक पर्सन क्लास में ही एक बच्चे को ये असाइनमेंट दे दी जाती है कि बेटा आपने किसी पर्सन का जाके इंटरव्यू कंडक्ट करना है और उससे रिक्वायरमेंट कैप्चर करनी है, और क्लास में एक दूसरे ही बच्चे को किसी एक सॉफ्टवेयर के सामने बिठा के कोई ना कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने को कहा जाता है। तो इसमें कौन सा जो प्रोसेस है वो आपको एक एक्यूरेट और जो क्विक आउटपुट है वो देगा। डेफ़िनेटली उस वो पर्सन जो आपके पास एक मशीनरी के सामने बैठा हुआ है, ठीक है, और वो उसको सिंपल क्या कर रहा है, परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेट कर रहा है। और सोशल प्रोसेस में ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपको एनालाइज़ करना पड़ता है और सम टाइम हो सकता है कि आप उस चीज़ को ठीक करेक्टली एनालाइज़ नहीं कर पाते। इसके बाद हमारे पास आ गया जी इसका जो सेकंड इशू है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। बिल्कुल जी, आपके पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव इस सेंस में हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके पास यूज़र हैं, ठीक है। अब यूज़र में फर्दर आपके पास एंड यूज़र होते हैं और आपके पास लूज़र यूज़र्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ कस्टमर्स हैं, आपके पास डेवलपर हैं, सपोर्ट पर्सनल हैं, मार्केटिंग है, सिस्टम टेस्टर हैं। तो हर एक का क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, और हमने क्या करना होता है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव को अटैच करना होता है सबके कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। कि हर देखें जितने भी ये पर्सन्स हैं ये आपके सिस्टम के साथ क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, ऐसी बात ही है। अब जब ये आपके सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हैं तो इन सब के सेम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि उस सिस्टम को जब वो कंप्लीट हो जाएगा, डेवलपिंग में चला जाएगा तो वो सबके अचीव होंगे, ठीक है। तो इन सब के पर्सपेक्टिव्स को सेम गोल पे मैप करना वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होता है, ठीक है। कि हम आपका जो यूज़र के एक पर्सपेक्टिव है उसको आप कैसे मैच करेंगे या आप मैप करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ये इस सेंस में भी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके बाद हमारे पास आ गया जी सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। बिल्कुल दिस इज़ वन ऑफ द मेजर जो कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जब देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिसिटेशंस टेक्निक्स हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो सबसे उन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को पढ़ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होता, हमें पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें कौन सी चीज़ है, ठीक है। मसला कब आता है जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे होते हैं और हमने एनालाइज़ करना होता है कि इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस मॉडल यूज़ करना है। तो सेम यही बात सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमारे पास आती है कि बेटा जब आप रिक्वायरमेंट एलिसिट करने जा रहे हैं तो आपके पास लिस्ट ऑफ टेक्निक्स हैं। उसमें जो सिलेक्शन होती है वो आप किन पैरामीटर पे कर रहे हैं, ठीक है। मे बी अगर आपकी सिलेक्शन करेक्ट है तो आप उसको क्या कहते हैं मैक्सिमाइज़ उसको मैक्सिमम आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी टेक्नीक ही आपने रॉन्ग उसमें चूज़ किया तो बेटा वो फिर क्या होगा, आपका पूरे का पूरा जो आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की है वो आपको एक कोलैप्स की तरफ लेके जाएगी और फर्दर ही आपके सिस्टम के फेलियर की तरफ भी आपको लेके जाएगा। तो इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों होती हैं सिलेक्शन टेक्निक्स में। जब भी आपने किसी भी सॉफ्टवेयर की करनी है कि आप उसमें देखें कि हर टेक्नीक को आप एक वेटेज दें कि इसमें मतलब कितने परसेंट जो आपका सिस्टम है उसकी टेक्निकलिटी और उसको सूट कर रहा है, और देन वहाँ से आप लोग एनालाइज़ करें कि आपने किस टेक्निक को यूज़ करना है।
इसके बाद जो हमारे पास लास्ट इसका आ रहा है वो ये है कि सिचुएशन। अब इस सिचुएशन क्या होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट टाइप, डोमेन टाइप, सॉफ्टवेयर टाइप और डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, ठीक है। ये आपके लिए कहते हैं कि सिचुएशन इज़ अ सीन प्रॉब्लमेटिक, ये कि भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। अब प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है कि बेटा आपको इसका अननोन होती है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम इज नाउन बट सोल्यूशन इज नॉट, कि मतलब आपको ये तो पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन इसके सोल्यूशन का पता नहीं होता, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि आपके पास प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बोथ आर नाउन, ठीक है, बट इशू इज दैट कि हाउ वी अचीव द सोल्यूशन, ये हमें पता नहीं होता, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक आर्टिकल है जो आपकी प्रैक्टिस भी कराएगा और आपको हेल्प आउट भी करेगा, वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, उसको भी लाजमी आप एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा कि जो सिचुएशंस हैं ये किस तरह डिपेंड कर रही होती हैं हमारी एक रिसिटेशंस के इश्यूज़ में। तो ये हमारे पास कुछ इश्यूज़ थे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन से रिलेटेड, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भाई डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशंस में क्या आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है कि भाई सिस्टम बाउंड्रीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके पास सिस्टम की बाउंड्रीज एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मतलब किस तरह इम्पैक्ट करता है कि बेटा आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली होती है जो कि क्या करती है, उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जा रही होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आप ये सिस्टम बाउंड्रीज एंड ऑब्जेक्टिव को देखें तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड प्रोजेक्ट के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम बाउंड्रीज एंड ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जाए तो बेटा इसमें ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस उस प्रोजेक्ट पर्टिकुलर के साथ, या वो जो न्यू आप जिस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एलिसिट करने जा रहे हैं उसके साथ उसकी कंपेटेबिलिटी क्या है, वो इसमें इशू आ सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये होता है कि बेटा हर ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक मिशन और ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम मिशन विद ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, के आपको उस सिस्टम के जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसको आपने क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना है कि ये सूटेबल भी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अपने फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो फोकस करती है, ठीक है। और सम टाइम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मर्ज नहीं हो रहे होते आपके उस सिस्टम के साथ जो आप उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि क्या आप उसको मतलब इग्नोर करेंगे या उसको आप किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें, ये भी एक हमारे इशू आ जाता है। उसके साथ साथ ये होता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, वो बिजनेस बेस्ड काम करती हैं, कि मतलब उनका जो ज़्यादा पर्पस होता है उनका इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि आप क्या डेवलप करवाने जा रहे हैं, ठीक है, या मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। उनको मोस्टली कंसर्न होता है अपने मतलब बिजनेस से, कि मतलब उस ऑर्गेनाइजेशंस को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम बाउंड्रीज में ऑर्गेनाइजेशंस का हमने पैरामीटर देख लिया। इसके बाद आता है कि भाई इन्वायरमेंटल फैक्टर, हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कॉन्स्टेंट्स इम्पोज हो जाती होती हैं, ठीक है। हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द टारगेट सिस्टम डोमेन्स का एक आ जाती है चीज़। उसके साथ साथ हमारे पास दी सर्टेनिटी ऑफ द टारगेट सिस्टम इंटरफेसिस टू द लार्ज सिस्टम, के आपके पास ये भी एक इशू आ जाता है, टारगेट सिस्टम रोल आ जाता है विद द लार्जर सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। और जो हमारे पास प्रोजेक्ट इसमें होता है वही होता है कि बेटा जो आपके पास प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपके स्टेक होल्डर के कम्युनिटीज़ के साथ साथ, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंट्स इम्पोज होते हैं पीपल के इन्वॉल्व होने से लिसिटेशन प्रोसेस में, वो भी एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सिस्टम बाउंड्रीज एंड ऑब्जेक्टिव में तीन चीज़ें हम लोग देखते होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स की कुछ इम्प्लीकेशंस या जो कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं। और जो हमारे पास अब नेक्स्ट आ रहा है रिक्वायरमेंट चेंज, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एक प्रॉब्लम है ये, अगर आप लोग जेनेरिक भी देखें तो आर प्रोसेस में आपके पास बेटा ये जो रिक्वायरमेंट चेंज जो क्रीपिंग रिक्वायरमेंट है ये एक बहुत क्या कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक या डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ को क्या कहते हैं ओवरकम करना। इसमें अब क्या होता है कि आपके पास अनफोर्सीन ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या होती है रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। उनके वजह से आपके पास कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग मतलब रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की कम्प्लेक्सिटीज़ में आ जाती है रिक्वायरमेंट्स चेंज होने की वजह से। इसके साथ हमारे पास आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपके पास यूज़र और डेवलपर होता है, ठीक है, कि जो आपका यूज़र होता है मे नॉट बी अवेयर ऑफ देयर नीड्स, उसको अपनी नीड का नहीं पता होता, ठीक है, या मे बी अवेयर ऑफ देयर नीड्स बट अनएबल टू आर्टिकुलेट देम अप्रोप्रिएटली, उसको पता तो है कि उसकी ज़रूरियात क्या है लेकिन वो उसको सिर्फ बता नहीं पाता, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका यूज़र है वो डू नॉट अंडरस्टैंड मतलब उसकी एक ये भी पैरामीटर होता है, ठीक है। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो जो आपका डेवलपर होता है वो मतलब इस चीज़ पे रिलाई नहीं करता कि उसने अपने यूज़र को सुनना है, ठीक है, या मे बी वो सम टाइम फेल हो जाता है या अप्रिशिएट या मतलब वो रिलेट नहीं कर पाता अपने यूज़र्स के साथ, ठीक है।
तो उसके साथ साथ क्या होता है, एक इसमें ट्रेंड आ जाता है आपके पास ओवर रूल का, ठीक है, या फिर डोमिनेट आपका क्या कहते हैं डेवलपर हो जाता है और आपका यूज़र जो होता है उसको लेस इंपॉर्टेंस मिलती है, और चूंकि सिस्टम को यूज़ उसने करना होता है तो ये भी एक मसला बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है इसमें ये होता है कि अगर आपका यूज़र डोमिनेट हो जाता है तो आपके डेवलपर को सिस्टम की समझ नहीं आती, ठीक है, तो उसने डेवलप क्या करना है। और अगर आपका यूज़र हो जाता है डोमिनेट और अगर आपका डेवलपर हो जाता है, ठीक है, तो जो सिस्टम बनाया है वो आपके यूज़र के किसी काम का नहीं होता। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंड फोर है कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी जाऊँ कि आपने इनको इतने डिटेल में नहीं देखना, आपने सिंपल यही देखना है कि डिफ़िकल्टीज़ ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में कौन कौन सी है और हर एक में फर्दर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर्स में वो ये बात करता है कि भाई आ रही हमें जिस तरह पहले ही पता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व है, मतलब एक सोशल प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन बैरियर जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एक डिफ़िकल्टीज है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में, ठीक है। कि हमारे पास क्या होता है कि नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। सम टाइम आपका जो यूज़र है वो डोमिनेट हो जाता है, सम टाइम आपका डेवलपर हो जाता है, क्योंकि बोथ आर ह्यूमन, ठीक है। तो ये भी एक इशू बन जाता है। अगर आपका यूज़र जो है वो इतना आईटी मतलब डोमेन को उसको एक्सपर्टीज़ नहीं है तो अपनी बात सही कन्वे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सही एलिसिट नहीं कर पाते, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी है कि इसमें डिफरेंट वैल्यू की जो होती हैं अमंग डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट होती है, कि हर एक यूज़र के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स की जो वैल्यू है या जो वर्थ है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और वो अगर उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो कम्युनिकेशन बैरियर में अगर देखें तो आप सिंपल यही बात कर सकते हैं कि भाई ये ह्यूमन सिस्टम है, सोशल प्रोसेस है और टू ह्यूमन इन्वॉल्व हैं, तो जितने भी जेनेरिक कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम है वो सारे के सारे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास आ रहा है नॉलेज एंड कॉग्निटिव लिमिटेशंस हैं, ठीक है। नॉलेज में भी वो चीज़ है कि जो आपका एलिसिटेटर है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेटर मस्ट एडिक्यूट डोमेन नॉलेज, उसको डोमेन नॉलेज का पता होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका वो क्या कहते हैं कस्टमर है या जो आपका एंड यूज़र है, ठीक है, उसको भी कुछ ना कुछ हाउ नॉलेज हाउ ना होनी चाहिए आपके सिस्टम की। अगर उन दोनों को ही नहीं है तो ये फिर एक अच्छा खासा क्या कहते हैं इशू बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक ट्रेड ऑफ की कंडीशन लेके चलना पड़ती है। ह्यूमन बिहेवियर इशू आ जाते हैं वही बात, और उसके साथ साथ जी टेक्निकल इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है। रिक्वायरमेंट सिचुएशन में हम लोग कॉर्ड से एक स्टडी करते होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग मार्केट सर्च और कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स को देखते होते हैं, एग्जामाइन करते हैं जितनी भी आपकी मार्केट में प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके साथ साथ सिंपल टिपिकल हम यूज़र्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं इसमें, मतलब रिक्वायरमेंट्स चेंज भी होती रहती हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो भी चेंज होती ही रहती हैं रैपिडली। और नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफन मतलब इम्पोज कॉन्स्टेंट्स वो भी समटाइम कॉन्स्टेंट इम्पोज करती है। तो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं ये भी हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होती हैं किसमें, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में। तो आप लोगों ने बुक का अगर चैप्टर देखा जाए तो आई थिंक सो ये चैप्टर नंबर 9 में उसने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन आपने बस इसको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, और उसके इश्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। इश्यूज़ में मोस्टली उसने ये बताया हुआ है कि हमने कौन सी जब टेक्निक को यूज़ करना है तो क्या आता है, और डिफ़िकल्टीज़ में उसने ओवरऑल बताया है कि भाई सिस्टम इन्वॉल्व है, यूज़र होता है, डेवलपर होता है, ठीक है। तो ये वो सारी डिफ़िकल्टीज़ और इश्यूज़ जो हैं इसको आप वहाँ से एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, इसको रीड अबाउट कर लें कि मतलब इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, ठीक है। बाकी अगर किसी चीज़ की फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएँ। और आज के लेक्चर में हमारे पास 3 चीज़ें थी, मैं आपको बताती जाती हूँ जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने मुझे ये बताना है कि कन्वर्सेशन एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। देन द सेकंड वन स्टोरी बोर्ड प्रोटोटाइपिंग और यूज़ केस और सिनेरियो में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ-साथ जो मैंने आपको ये बताया कि भई हमारे पास एक क्या कहते हैं अगर सिनेरियो है, मैंने आपसे ये कहा कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो मुझे किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो आप उसको सिनेरियो में कैसे लिखेंगे। तो ये 3 काम है जो आप लोग करेंगे, ठीक है। और ये आप मुझे इसका बताएँगे कि किस तरह आप सिनेरियोज़ को एक राइट अप करेंगे, ठीक है, और किस तरह जो बाकी 2 चीज़ें हैं उनका डिफरेंस और आपने कंडीशन एनालिसिस का मुझे बताना है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर कुछ चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही क्वेश्चन आंसर सेशन की कर लेते हैं तो आप मुझे बता दें काइंडली। जिस चीज़ की मसला नहीं आ रहा मुझे बताएँ फिर हम उसको देख लेते हैं।